अनदर डे अनदर ह्यूमिलिएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब कोई एक ऐसा मैच नहीं हो सकता या कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजर सकता जिस दिन हमें अपनी इंसल्ट फील ना हो रही हो या हमारी टीम की बेइज्जती ना हो रही हो। मतलब पूरा दिन आप बैठ के उनका टेस्ट मैच देखोगे, आखिर में कोई भी टीम आएगी वो डोमिनेट करके चली जाएगी। डे वन के एंड पे ना कहीं से लग नहीं रहा था कि ये इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इनफैक्ट एक गली क्रिकेट टीम का मैच लग रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड। कोई टेम्परामेंट, कोई पेशेंस, कोई स्किल नजर नहीं आ रही थी। हॉरिबल क्रिकेट खेला है पाकिस्तान ने ओवरऑल। मतलब डिसिप्लिन बॉलिंग इंग्लैंड कर रहा है, वो आके बैटिंग करता है, लगता है बैटिंग पिच बन गई है। हम आके बैटिंग करते हैं, सडनली वो पिच बॉलिंग हो जाती है। हमारे बॉलर जिनकी बातें हो रही थी कि इंग्लैंड की कंडीशन में जाके एटलीस्ट हमारे बॉलर्स डोमिनेट करेंगे, वो पिच पे जब वो बॉलिंग करने आए तो 5 के रन रेट पे इंग्लैंड बैटिंग कर रही है और टोटल डोमिनेशन दिखा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कंप्लीटली फ्लैट पिच पे अचानक से हमने खेलना शुरू कर दिया है। मेरी ये समझ में नहीं आता भाई कि हमारे यहाँ फ्लैट पिच आप बना लीजिए, पाकिस्तान टीम वहाँ भी हार जाती है। स्पिनिंग ट्रैक बना लो, वहाँ पे तो हमारे किसी बैट्समैन को स्पिन खेलनी नहीं आती है। जरा सी सीमिंग फ्रेंडली कंडीशन आ जाती है तो वहाँ भी नहीं खेल पाते, तो भाई किस कंडीशन पे खेलेंगे। फ्लैट पिच पे तो इंग्लैंड भी वाइट वॉश करके गई थी हमें, अपने ही घर के अंदर हम हारे थे। स्पिनिंग ट्रैक बना लिए, वहां पे वेस्ट इंडीज भी 1-1 करके चली गई थी। और अब जब सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस में आए तो बांग्लादेश ने हमें हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले ही दिन डोमिनेट करना शुरू कर दिया। आज ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी। शुरू में इंग्लैंड ने पूरे तरीके से यूटिलाइज किया। उनके बॉलर्स डिसिप्लिन बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे बैट्समैन को किस तरह से प्रेशर में रखना है। या तो शायद हमारे बैट्समैन का यही हाल है कि बॉलर्स, उनको पता है ऑपोजिशन को भी कि यार थोड़े बहुत पार्टनरशिप बनने तो 60-70 रन की खुद ही कोलैप्स कर लेंगे, खुद ही प्रेशर में रहेंगे। क्योंकि जितनी भी पार्टनरशिप हो जाए हमारे प्लेयर्स कॉन्फिडेंट नहीं होते, हमारे प्लेयर्स के अंदर ये स्किल ही नहीं है कि वो कैसे इनिंग्स को लेकर चलेंगे। चाहे वो 10 साल से प्लेयर्स खेल रहे हो, 8 साल से खेल रहे हो, किसी में इतना टेम्परामेंट नहीं है कि वो पूरा दिन निकाल लें। बैटिंग कोचेस रखे हुए हैं जी, असद शफीक 3-3 जगहों पे नौकरियां करेंगे ना, उसका रिजल्ट कहीं नहीं आएगा। चलो एक होता है ना कि आप 3 जगहों पे काम कर रहे हो, कहीं एक तो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ जाओ यार। एनसीए में करोगे तो वहां भी कोई फल नजर नहीं आएगा। सेलेक्टर बन जाएंगे तो वहां पे कोई टीम मेरिट पे सेलेक्ट नहीं होगी। बैटिंग कोच होंगे तब भी कुछ नहीं होगा। और इस सबके बाद उनको हटा के एक नया कोच ले आएंगे माइकल स्मिथ को, जिसने कभी रेड बॉल क्रिकेट के अंदर कोचिंग की शक्ल नहीं देखी है। वो पाकिस्तान के बैट्समैन को आके कोच करेगा, वो बैटिंग कोच होगा। 20-20, 30-30 रन पे हमारे 6 आउट हो जाते हैं। किसी एक प्लेयर पे हम रिलाय नहीं कर सकते या कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते कि यार ये बंदा एक दिन डोमिनेट करेगा और अगले दिन जब हमारी टीम आएगी ना वो डोमिनेट करते हुए कंटिन्यू करेगी उस गेम को। अचानक से 30 रन पे हमारी पूरी टीम पे कर जाती है। 6 पे 2 होते हैं, 97 फॉर 2 है, 171 पे ऑल आउट हो गए। और इतने प्रिडिक्टेबल हैं कि आपको पता होता है कि कोलैप्स किसी वक्त भी आएगा, एक आउट होना है एंड देन पूरी टीम पीछे जो है ना एक लाइन लग जाएगी। और ये हर दफ़ा का हो गया। वेस्ट इंडीज़ के साथ हो रहा है, आज इंग्लैंड के साथ हो गया। आज इंग्लैंड ने 171 पे हमारी टीम को पैक कर दिया। मुझे लगता है कि भाई इंग्लैंड के बॉलर्स को थोड़ी बहुत अभी भी शर्म आनी चाहिए कि वो 171 रन कैसे कंसीड कर गए इस टीम के अगेंस्ट जो शायद 100 बनाने की भी काबिल नहीं है, जिसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो 100 भी बनाए। उनके अगेंस्ट 171 रन कंसीड करना ये भी बहुत है और उनके लिए बहुत नेगेटिव अप्रोच उनकी है। इतने बुरे हालात हो चुके हैं हमारे क्रिकेट के यार। वेस्ट इंडीज़ के साथ हम जीतते हैं, येस वो एक इंपॉर्टेंट विन इसलिए थी क्योंकि हम अवे के अंदर फाइनली कोई मैच जीते थे, लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं थी। नंबर 8 और नंबर 9 की टीम खेल रही हैं आपस में, 2 टक्कर की टीमें थी। उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि यार ये कोई इतना खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एडवांटेज मिला है। वहाँ पे ब्रेंडन किंग नहीं आया, सील्स नहीं आया, जिन बॉलर्स ने हमारा बुरा हाल किया था, जिस बॉलर ने, वो सेकंड टेस्ट में नहीं था अवेलेबल। बैट्समैन उनका इंजर्ड हो गया, हमें एडवांटेज मिला वो मैच जीतने में। तो कोई अचीवमेंट नहीं थी वो कि आप अपने मुकाबले की, अपने टक्कर की टीम से एक मैच जीत गए, लेकिन जहां क्वालिटी टीम आएगी वहां पे हमारी टीम पत्तों की तरह बिखर जाती है। आज इंग्लैंड ने वही करके दिखाया। 171 पे ऑल आउट किया ना, शुरू में ओवरकास्ट कंडीशंस थी, उनके बॉलर्स ने आके यूटिलाइज किया, थोड़ा सा रीबिल्डिंग फेज जरूर आया, लेकिन उसके बाद 171 पे वो आउट करके गए। यही चीज़ अब आप वापस आ जाइए। जब पहला टेस्ट मैच होता वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, मैंने तब भी कहा था 194 रन पहले दिन में हमने बहुत कंसीड कर लिए। हमें उस वक्त पैक करना था उस टीम को, हमें नहीं रुकना था वहाँ पे। डिफरेंस आप देख लो। आज इंग्लैंड ने बताया कि नंबर 9 की टीम के साथ कैसे खेलना है। आप अपने मुकाबले की टीम के साथ खेल रहे थे, आप नहीं उनको रोक सके थे। 300 रन खा के बैठ गए थे हम लोग। इंग्लैंड ने क्या डिफरेंट किया इस मैच के अंदर, कितना मैसिव डिफरेंस नजर आ रहा है। हालांकि जो रूट को जब हम देखते हैं एज अ कैप्टन, उसका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है एज अ कैप्टन, लेकिन वो नजर आ रहा था कि भाई एक लीडर वहां पे खड़ा हुआ है, अपनी टीम को पंप किए चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आगे चढ़ के खेलेंगे। हमारे कैप्टन को देख लीजिए, हमारे प्लेयर्स को देख लीजिए, बैटिंग करने आते हैं कंधे गिरे हुए होते हैं, बॉलिंग करने आते हैं शोल्डर्स पे डाउन होते हैं। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा होता कि यार हमने कोई जान मारनी, अग्रेशन दिखाना है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी है। डिसिप्लिन बॉलिंग उनकी हो रही थी। हमारे अली और खुर्रम कंप्लीटली फेवर्ड। पता नहीं, आकिब जावेद कहते हैं जी 2 महीने का कैंप हो गया है, हमने कैंप लगा लिया, हमने ये ट्रेनिंग कर ली, फलाना प्रैक्टिस कर ली है, अब आपको नजर आएगा पेस। कौन सा पेस है भाई, कौन सा पेस है जो हमें कब नजर आएगा? किसी ना किसी मैच में तो दिख जाए। 20-25 बॉलों में एक बॉल जान मार के करते हैं अच्छे पेस के साथ, डाउन द लेग साइड चौका। उसके बाद सारी बॉलें वही स्टैंडर्ड 125 से 135, 135 भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है इनके लिए। तो कौन सा पेस है भाई जो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है? आकिब जावेद को नजर आ गया था, वो कहाँ पे नजर आ गया था ये बता दें भाई। किस पेस की बात कर रहे थे? क्रिकेट के अलावा का कोई पेस होगा? क्रिकेट पे तो नहीं है। अब्बास एक
एग्जेम्पशन है कि आप उसको ना कम पेस के साथ, क्योंकि वो डिसिप्लिन बॉलिंग कर लेता है तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरे एंड पे ना अब्बास के साथ कोई ऐसा बॉलर चाहिए है जो आके पेस के साथ बॉलिंग करे, जान मार के और डिसिप्लिन के साथ, वेवर्ड ना हो। अब्बास को काउंटी में भी हेल्प मिलती है तो इसलिए मिलती है कि पार्टनरशिप बॉलर्स की भी बहुत ज़रूरी है। जैसे वेस्ट इंडीज़ के मैच में मैंने कहा था साजिद और अली उस्मान की एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी ना, तो वो इंपॉर्टेंट था, तो दूसरे एंड से विकेट मिल जाती थी। अब अब्बास को अगर इंग्लैंड सर्वाइव भी कर लेगा तो खुर्रम और अली आके इतनी वेवर्ड करते हैं कि 3-3 चौके खा रहे होते हैं। 5 के रन रेट पे इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है, 112 रन उन्होंने एक आखिरी सेशन के अंदर जड़ दिए भाई। पीछे छोड़ा क्या उन्होंने, 50-60 रन ख़त्म कर लेंगे वो भाई कल आके। पहले सेशन में आके वो लीड को पूरे तरीके से पहले घंटे में पूरा कर लेंगे। क्या डिफरेंट किया इंग्लैंड ने जो हमारे बैट्समैन नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं, अपने बेसिक्स पे काम किया। हमारे पास वो बेसिक्स ही नहीं है। अजान अवैस आउट होता है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लिखा आता है अजान अवैस ये है डोमेस्टिक का टैलेंट और इसको बाहर निकाल दो। अब आप अजान पे क्रिटिसाइज़ करो क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप जब टीम में आ रहे हैं ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या फुटवर्क्स होंगे, आप किस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है, करें क्रिटिसिज्म, लेकिन इतना मार्जिन उसको दे दें कि भाई वो 21 साल का है, वो एटलीस्ट डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया, वो ऐसे ही नहीं आया। 10 सेंचुरीज उसके नीचे हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, उसकी गलती है, उसकी गलती की बात करके थोड़ा सा मार्जिन दिया जा सकता है कि हमारा भी यंग प्लेयर है, लेकिन वो जो 8-8 10-10 साल से खेल रहे हैं कम से कम उनके ऊपर तो कोई तनकीद होनी चाहिए ना, और दबा की होनी चाहिए कि वो किस बेसिस पे खेल रहे हैं। इमामुल हक आता है अजान के साथ ओपन करने के लिए। पहला मैच अजान अवैस अपना सेना कंट्री में खेल रहा है। यस, प्रोफेशनल है, पहली बॉल खेलनी आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ना यंग प्लेयर जब आते हैं और इस सिस्टम से निकल कर आ रहे होते हैं कि लोग तैयार बैठे होते हैं कि ये बंदा फेल होगा, हमने रगड़ देना है इसको, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत आम हो जाता है कि भाई हमने यंगस्टर्स के ऊपर, यंगस्टर अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का टाइम पे ना सिर्फ यंगस्टर याद आते हैं लोगों को और कोई नहीं। सीनियर क्रिकेटर होगा उसकी पुरानी बातें बताएंगे, कितने अच्छे रन हैं उसके फलाना है, लेकिन जब कोई यंगस्टर फेल होगा फौरन तनकीद होगी उसके ऊपर। ऐसे माहौल के अंदर जब कोई यंगस्टर आता है ना उसकी टांगें कांप रही होती हैं। और उसका अगर आप मैच से पहले वाला इंटरव्यू देखोगे अजान अवैस का तो वो क्लियरली नर्वस नजर आ रहा था। और ऐसे टाइम पे एक प्रोफेशनल और एक सीनियर क्रिकेटर का काम होता है कि वो स्टेप अप करेगा और अपने यंगस्टर को ना थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करेगा, उसको खिलाएगा कि पहली बॉल यार अजान नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हो, मैं खेलता हूँ, थोड़ा सा भाई वो थोड़ा सा एक स्लो डाउन हो जाए गेम। पहला मैच है उसका, इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में आ रहा है। ठीक है, अगर अपने होम पे खेल रहे होते आप यंगस्टर को कह सकते हो कि जाओ भाई पहली बॉल खेलो, उसको पता है वो कंडीशंस। लेकिन एक बंदा जब पहली दफ़ा कोई सेना कंट्री के अंदर आ रहा है ना, आसान नहीं है वहाँ पे खेलना। तो इमाम ऐसा सीनियर प्लेयर 8-9 साल से टीम का हिस्सा है, 30 मैचेस खेल चुका है, सिर्फ 30 का एवरेज है ज़रूर, लेकिन वो कितना क्रिकेट खेल चुका है, वो खुद स्ट्राइक नहीं ले सकता। लेकिन वही बात है ना कि ये काम वो लोग करते हैं जो दिलेर होते हैं। जब आपके साथ एक बुज़दिल प्लेयर खेल रहा होता है ना तो बुज़दिल प्लेयर कभी भी आके स्ट्राइक नहीं लेगा, वो हमेशा बैकफुट पे ही रहने की कोशिश करेगा। और क्लियरली इमाम नज़र आता है हमेशा कि कितना बुज़दिल प्लेयर है, जिस अंदाज में जिस अप्रोच से वो खेल रहा होता है। आप इंग्लैंड के बैट्समैन की अप्रोच देख लें ओपनिंग पे और नंबर 3 नंबर 4 पे हमारे प्लेयर्स की देख लें, जिस लेवल पे वो खेल रहे होते हैं। इवन 40 करने के बाद भी हमारे प्लेयर्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमने स्कोर को यहाँ से बड़ा करना है, तब भी बैकफुट पे हमारे ही प्लेयर्स होते हैं कि वो 40 पे सेट खड़े हुए हैं, लेकिन इमाम जैसा प्लेयर बुज़दिल प्लेयर डर डर के खेल रहा होता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ हैं और इनसिक्योरिटी की वजह से ना अपने लिए खेला जाता है। इमाम हमेशा अपने रन्स करता हुआ आपको नजर आता है, तभी उसके रन्स इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे होते टीम के लिए। जहाँ वो अपने कंफर्ट जोन पे आता है, उसको पता है ना कि हुरैरा पीछे बैठा हुआ था, अब्दुल्ला फजल इंजर्ड हो गया है, अब्दुल्ला शफीक ने कम बैक कर लिया, शान मसूद भी बैठा हुआ है, तो ओपनिंग स्लॉट ना कहीं बहुत रिस्की है। तो अपने रन्स पे फोकस करना है, अपने लिए रन्स करने हैं। 40-50 कोई गलती से कर लेता है ना हमारे यहाँ, तो वो बेयर मिनिमम पे हम सेलिब्रेट करते हैं। इमामुल हक के लिए सेलिब्रेशन होती है कि एटलीस्ट ही प्लेड बेटर यार, उसने थोड़ा बहुत रीबिल्डिंग फेज पे आया। उस रीबिल्डिंग फेज का कोई फायदा नहीं है जब आप 40-43 करके आउट हो गए, और वो 43 भी आपके एक इतने स्लोइश इनिंग्स थी कि आप उसको रिकवर नहीं कर सके, वहीं पे आप आउट होकर चले गए, अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। और वही स्टैंडर्ड वही टिपिकल अंदाज में वो आउट होता है जिस तरह वो पहले होता था। 2-3 तरीके हैं हमारे प्लेयर्स के, शान हो, इमाम हो, सलमान हो, रिजवान हो, सबका एक ही तरीका है आउट होने का। किसी में कोई एक रद्दी भर भी इंप्रूवमेंट नहीं आती है, किसी में कोई चेंज नहीं आता कि यार हम अपने आप को ठीक कर लें। मेंटल ब्लॉक है, कहाँ फंसे हुए हैं, कितना लिमिटेड स्किल सेट है, ये हमारे प्लेयर्स बता देते हैं किसी भी बाहर कंट्री में जब वो खेलने जाते हैं। इमाम को देख लो, अब शान को देख लो, शान मसूद जिसके लिए हम हमेशा ही कहते थे, मैं खुद कहता था कि यार उसको कैप्टन होना चाहिए, गलती थी मेरी, वो भी कैप्टन होना चाहिए, अच्छा खेल लेगा, सही बंदा है, वो काउंटी में अच्छा परफॉर्म करता है, काउंटी की सारी परफॉर्मेंसेज कहीं रद्दी में भाई अगर आप इस तरह से आउट होकर गए हो। सेम स्टाइल में वो आउट हुआ है जिस तरह वो पहले होता था 2016-2018 पे, बिल्कुल उसी तरह से वो आउट होकर जाता है। फिर नीचे सऊद शकील, अब मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो हमेशा ही लगता है कि उसको आपने सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के लिए ज़्यादा बेहतर है, उसको आप ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड लेकर आओगे, वो सिर्फ एक्सपोज होगा, उसके बस की नहीं है। आउट वो गलत था, आउट नहीं था ऑब्वियसली, रिव्यू लेते लेते उसको लेट हो गया, लेकिन वो इन कंडीशंस के लिए नहीं है। और फिर वही बात है, जब इन कंडीशंस में आप नहीं खेल सकते तो फिर कैसे हम कह लें यार ये सारे हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं।
अगर वो सिर्फ अपनी मनपसंद पिचेस पे खेल सकते हैं, और मसला ये है कि मनपसंद पिचेस पे भी क्वालिटी टीम आ जाए वो इनके ऊपर चढ़ जाती है, वो ये वहाँ भी नहीं खेल सकते। सऊद शकील, फिर उसके बाद सलमान अली आगा, मैसिव डिसअपॉइंटमेंट यार। ये बंदा जो हमारे लिए ओडीआई टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक कैप्टन की नज़र से हम इसको देखते थे कि यार ये लीडर बन सकता है, कैप्टन बन सकता है, वो अब इस काबिल भी नहीं है कि हम कहें कि यार ये हमारी प्लेइंग 11 में बनता है। सलमान अली आगा अनफॉर्चुनेट है भाई कि ज़रा सी एंगल के साथ बॉल अंदर आना शुरू होती है, इतना बड़ा बैट और पैड का गैप इनका बनता है, एक्सपोज हो जाते हैं, पाँव इनके क्रीज के अंदर जम चुके होते हैं और ये आउट होकर चले जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो। मतलब चलो कोई पहले ये कहता था कि भाई सलमान अली आगा स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल में तो हमने उसको स्पिनर्स के अगेंस्ट भी अच्छा खेलते हुए नहीं देखा। कब देखेंगे हम सलमान अली आगा को कि भाई आके डोमिनेट कर लो? ये रीज़न नहीं चल सकता कि आप पेसर्स के अगेंस्ट अच्छे नहीं हो, आप स्पिनर के अगेंस्ट अच्छे हो। तो अगर आप नहीं हो पेसर के अगेंस्ट अच्छे तो आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे सर्वाइव करेंगे, आप इंग्लैंड में कैसे सर्वाइव करेंगे? इस तरह से एक्सपोज होंगे। ये हमारे वो प्लेयर्स हैं जिनको हम लॉन्गर फॉर्मेट में रिलायबल समझते थे, जिन पर हम ट्रस्ट करते थे कि यार ये हमारे ना लॉन्गर फॉर्मेट के क्लच प्लेयर्स हैं। आगा हमारा क्लच प्लेयर है, क्लच के अंदर ही जंग लग चुका है भाई, एक्सपोज हो रहा है। देन रिजवान, आई हैव नो आइडिया कि ये बंदा कब तक पाकिस्तान टीम में खेलता रहेगा। कोई सामने फारिग टीम लेकर आ जाए, हल्के बॉलर्स लेकर आ जाएं, ये रन्स कर लेते हैं, ये फिर उन रन्स और स्टैट्स के पीछे लाइफ टाइम छुप जाते हैं। कहीं भी इंपॉर्टेंट टाइम पे तो ये पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नज़र नहीं आते। रिजवान अगेन फिर वही मसला है उसका कि वो अपने आप को ना एक सर्टन जोन में, शेल में फंसा के अपनी विकेट थ्रो करके जाता है, और इम्प्रूवमेंट कोई भी नहीं है। इतने साल और इतना तजुर्बा होने के बाद भी 1% चेंज, 1% इम्प्रूवमेंट इनके अंदर नहीं आ रही होती है। अली उस्मान को क्यों खिलाया, ये सवाल का जवाब शायद चौथे दिन मिलेगा, चौथे दिन मैच हो या ना हो, लेकिन जवाब उसी दिन मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ शायद एक साइकोलॉजिकल फैक्टर पे हम चल रहे होते हैं कि चौथे पाँचवें दिन के लिए स्पिनर जो है, स्पिनर के लिए पिच हेल्पफुल हो सकती है तो हम स्पिनर खिला लेंगे। साजिद को नहीं खिलाएंगे जो बैटिंग भी कर सकता है और जो शायद ज़्यादा बेहतर बॉलिंग भी कर ले, क्योंकि उनके पास 2 लेफ्टी हैं खाली इंग्लैंड के पास, तो हम अली उस्मान को खिलाएंगे। लेकिन चौथे पाँचवें दिन की बात तो तब होगी ना जब चौथे दिन तक मैच जाएगा। जो इस वक्त हालात हैं वो तो लग ही नहीं रहा कि हम चौथे दिन मैच खेलेंगे। वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारा 4th डे मैच खत्म हो गया था, इंग्लैंड के साथ जो हमारी अभी की हालत है, तो अली उस्मान का तो रोल आते आते मैच ही खत्म हो जाएगा, तो उसको खिलाने का भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन 4 पेसर्स भी खिलाते तो हमारे पास 4 पेसर्स भी इस काबिल नहीं है कि वो इन कंडीशंस को यूटिलाइज कर सकें। अब ये हमारे सामने हमारे हालात थे। अली और खुर्रम जिस तरह की वेवर्ड बॉलिंग कर रहे थे, कभी बिल्कुल बाहर, कभी बिल्कुल डाउन द लेग साइड, टांग पकड़ के रख ली है, एक गलती से बॉल सही पड़ती है उनकी, उस बॉल को वो बड़े प्यार से डिफेंड कर लेते हैं। इनको पता है कि ये तुक्के में बॉलिंग करा रहे हैं, ये तुक्का झटका टीम है, एक झटका इनको लगेगा, थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी एंड देन वो खुद ही बिखर जाएंगे पत्तों की तरह। तो 3 बॉलर्स खिलाए हमने, 4 बॉलर्स खिलाए, इससे तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पेसर है ही नहीं। आज उरूज मुमताज़ ने ना हमारे पूरे क्रिकेट सिस्टम को एक्सपोज किया है। ये वही उरूज मुमताज़ है जो बाबर की हमेशा तारीफ़ें करती थी, और बाबर के फैंस ना इसकी बार बार रील लगा लगा के सबको टैग करते थे कि देखो जी किंग बोल दिया, किंग बोल दिया। आज उसी उरूज मुमताज़ ने एक्सपोज करके बताया कि बाबर के टाइम पे ना फ्लैट पिचेस बनती थी, और ये बात सिर्फ आज उरूज मुमताज़ ने नहीं की, ये बात तो उस वक्त हम लोग भी करते आ रहे थे, बाद में साइमन डल ने भी कर दी। रमीज़ राजा ने जाके जो है वो ट्रक के नीचे बाबर को डाल दिया, जबकि खुद भी उसकी इतनी गलती थी रमीज़ राजा की, लेकिन सारा ब्लेम उसने बाबर पर डाल दिया कि फ्लैट पिचेस बनती थी जी, रन्स बनाने हैं बाबर को, कैप्टन के कहने पे बनती थी पिचेस। उसकी वजह से हमारे यहाँ ना पेस का पूरा निज़ाम ख़त्म हो गया, दरहम बरहम हो चुका हमारे पास। उसके बाद कोई पेसर्स निकल कर नहीं आया, कोई पेसर्स एक डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग नहीं कर सके, क्योंकि उनको उन पिचेस पे खिला देते जिन पिचेस पे कुछ होता ही नहीं था पेसर्स के लिए। या तो इश्तिहारी सुपरस्टार्स खेलते रह गए हमारे, या आज के ये बॉलर्स हैं जिनके पास अभी कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं रही है। नाम के डिसिप्लिन है, बॉलिंग के अंदर आके वो डोमिनेट नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी साइड। ज़रा सा उनको 2-3 चौके रखते हैं, पैनिक मोड ऑन हो जाता है इन लोगों का। आज उरूज मुमताज़ ने उसी बाबर को, उसी पूरे क्रिकेट सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया जिधर रमीज़ राजा, अज़हर महमूद, बाबर आजम ने हमारे क्रिकेट का जनाजा निकालना शुरू किया था। और आज तो खैर तस्वीर हो चुकी है भाई मोहसिन नकवी साहब के टाइम पे, जो मेरिट के कत्लेआम होता है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ती हैं, तबाह हो चुका है भाई हमारा क्रिकेट। और अभी जिस पोजीशन पर इंग्लैंड मौजूद है उनको तो कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी इतना सेफ आ चुके हैं कि 171 में पाकिस्तान को पैक कर दिया, 112 रन बना लिए, पीछे कुछ बचा नहीं है। 40-45 मिनट में वो लीड पूरी करेंगे और स्कोर करना शुरू कर देंगे। मतलब उनको तो कुछ भी करना नहीं है। और 350 400 उनका दिख रहा है स्कोर, अनलेस कि वो बहुत बुरा क्रिकेट खेल लें और वो सुबह पहले सेशन में आके एकदम से उनका कोलैप्स हो जाए, 5 आउट हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, पिछली सीरीज में मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जीतने का ना एक ही तरीका है कि अपोजिशन का अपना बहुत बुरा दिन हो, उनकी सबसे बुरा क्रिकेट वो उस दिन खेल रहे होंगे, तो शायद पाकिस्तान का चांस बन जाएगा मैच जीतने का। अदरवाइज हम कॉम्पीट करने के काबिल नहीं है। तो इंग्लैंड जो खुद भी एट टाइम्स टुल्लो की टीम बन जाती है, तो अगर उस तरह से उन्होंने खेल लिया, कोलैप्स हो गए तो ठीक है, अदरवाइज 350 400 उनका स्कोर दिख रहा है। और अगर 200 की लीड उन्होंने दे दी तो फिर
वन इनिंग्स डिफीट जो है ना वो पाकिस्तान की नज़र आ रही है। तो 200 रन हम बना लें, पहली बात तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और फिर टारगेट भी दे दें तो ये तो क़यामत की निशानी होगी। तो वो तो कोई नज़र नहीं आता है कि वन इनिंग्स डिफीट पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मुमकिन है। और जिस तरह की बॉलिंग इंग्लैंड की है तो सेकंड इनिंग्स तो मुझे अभी से डर लग रहा है। और हमारे पास इस काबिल कोई बॉलर्स नहीं है कि जिनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे यार वो आके पंजा निकाल लेगा, 5 आउट कर देंगे कोई आके, जिस तरह से इनके रॉबिन्सन ने कर दिया, टंग ने कर दिया। दे बोल्ड रियली वेल। मतलब उसके लिए ना आपके पास आपकी प्रैक्टिस, आपकी ट्रेनिंग, आपकी फिजिक, फिटनेस, हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन बॉलिंग करा सकते हो, और वो हमारे बॉलर्स के बस की नहीं है। तो एनीवेज जिस पोजीशन पर इस वक्त इंग्लैंड है, मुझे तो ऑब्वियसली वन इनिंग्स विक्ट्री जो है वो इंग्लैंड की नज़र आ रही है, और वो फेवरेट नज़र आ रहे हैं। अनलेस कि इंग्लैंड कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दे, कोलैप्स कर दे, तो एक अलग बात है। अदरवाइज डे वन का एंड तो कम्प्लीटली इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है पूरे दिन, पाकिस्तान को साइड करके रखा है, एक गली क्रिकेट टीम की तरह ट्रीट कर रहे थे पाकिस्तान के हर प्लेयर को। कोई प्लेयर आप उठा लो, दुनिया की किसी कंडीशन में हमारी टीम खेल ले, फ्लैट पिच हो, स्पिनिंग ट्रैक हो, सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो, हर पिच पे हमारी टीम पत्तों की तरह बिखर रही होती है। डोमिनेट करने की पोजीशन हमारी किसी पिच पे भी नहीं आती है। फ्लैट पिच पे इंग्लैंड आती है, वो हमें वाइट वॉश कर देती है। स्पिनिंग ट्रैक पे वेस्ट इंडीज़ आती है, वो हमें हरा देती है। 2 पंखे लगा दिए हमने, वही हमारे पास एक सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने अपने घर पे भी कुछ नहीं जीता है सही से। वो एक सीरीज़ जो हमने इंग्लैंड को हरा दी थी ना, वही हमारे लिए गले का फंदा बन गई है हमारे क्रिकेट के लिए ओवरऑल। उसके बाद जो टीम आती है उसको पता होता है स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे, 2 पंखे लगाएंगे, हम भी स्पिनर्स डाल देंगे। सीमिंग फ्रेंडली कंडीशन में गए, कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर्स हमारे खेल रहे होते हैं वो सिर्फ कंडीशंस के हिसाब से खेल सकते हैं। किसी को स्पिन खेल नहीं आती है, किसी को सिर्फ फ्लैट पिच पे खेलना आता है, उसके अलावा कोई कहीं सर्वाइव कर नहीं सकता, कोई सेल्फिश खेल रहा होता है। तो चाहे किसी को भी उठा लें, इमाम को, शान को, सलमान को, रिजवान को, सब एक ही तरीके से खेल रहे होते हैं। सऊद शकील के तो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनका तो बनता ही नहीं है भाई इन कंडीशन में, वो तो है ही नहीं, उनको सबको पता है। पता नहीं पीसीबी को क्यों नहीं दिखता, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को पता है कि सऊद शकील इन कंडीशंस के लिए नहीं है। लेकिन पीसीबी जो है ना वो सोचता है कि नहीं, हमने सऊद को खिलाना है। मतलब सिर्फ तकलीफ होती है, अफसोस होता है देख कर के किस लेवल का क्रिकेट हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं, हमारे बॉलर्स खेल रहे हैं। दोनों टीमों के दरमियान कितना मैसिव डिफरेंस नज़र आ रहा है कि वो अपने बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स के अंदर वो बेसिक्स ही नहीं है, वो टेम्परामेंट नहीं है, वो पेशेंस ही नहीं है कि टेस्ट मैच खेल सकें। और दूसरी तरफ हमारे यूनुस खान थे भाई कि 50-50 की एवरेज उनकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर हुआ करती थी, 4th इनिंग्स में हुआ करती थी। आज एक ख्वाब बन के रह गया है भाई। आज सिर्फ एक सर्टन फैंस होते हैं जो जाके बस सिर्फ अपने प्लेयर्स को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सबसे बड़ा प्लेयर है, ये बेहतर प्लेयर है, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस की बात आएगी, जब उसकी इम्पैक्ट की बात आएगी तो वो जीरो होगा, तब कुछ नहीं होगा। खैर डे वन के एंड पे तो इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। गली क्रिकेट टीम की तरह पाकिस्तान टीम को ट्रीट किया है इंग्लैंड ने। हॉरिबल परफॉर्मेंस थी, बेइज्जती और इंसल्ट फील हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। एनीवेज देखते हैं कल क्या होता है डे 2 पे। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है डे 1 के हवाले से। कल फिर मुलाकात होगी, इतना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।